हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12वीं की बुक जिसका नाम है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 इसे पढ़ रहे हैं, और इस बुक का सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। चैप्टर का नाम था आंकड़ों का प्रक्रमण यानी डेटा प्रोसेसिंग। इस चैप्टर को कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया था, और चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। दरअसल एग्जाम टाइम में आप लोगों की डिमांड होती है कि सर आपने चैप्टर विभिन्न वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट किया है, लेकिन एग्जाम टाइम में हम लोगों को इतना समय नहीं होता कि हम एक वीडियो से दूसरी वीडियो में शिफ्ट हो सकें, तो क्या आप हमारे लिए एक वन शॉट रिवीजन वीडियो बना देंगे। तो बस आपकी इसी सुविधा का ध्यान मैग्नेट ब्रेन्स रखता है, और हम लोग लेकर आए हैं आंकड़ों का प्रक्रमण यानी डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एनालिसिस। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें आप लोगों को मैं बता दूं। हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में ये देखा था कि डेटा क्या होता है, डेटा के सोर्स अगर हम लोग देखें, स्रोत जिसको हम लोग कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने बाद में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आंकड़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है समझ ली थी। बस कुछ बेसिक बातें ही यहाँ पर और दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं, और फर्स्ट टॉपिक फिर हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आंकड़ों का संगठन तथा प्रस्तुतिकरण उन्हें बोधगम्य बनाता है, इससे आंकड़ों का प्रक्रमण सरल हो जाता है। तो भाई आंकड़े जो होते हैं या डेटा जो होता है उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है, और उसका प्रस्तुतिकरण मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर इसे बहुत अच्छे से समझ लिया और अच्छे से अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो डेटा जो है वो दूसरों को बहुत आसानी से समझ भी आ जाता है, और इसे हम बोलते हैं बोधगम्यता। तो कोई चीज़ अगर दूसरों को बहुत अच्छे से समझ आ जाती है तो इसे हम बोधगम्यता कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इससे आंकड़ों का प्रक्रमण सरल हो जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आंकड़ों के विश्लेषण यानी एनालिसिस के लिए बहुत सी विधियां जो हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे पहली विधि है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, दूसरी विधि है प्रकीर्णन के माप, और तीसरी है संबंध के माप। हम लोगों को तीनों जो है एक एक करके देखनी है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। जहां केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर्यवेक्षणों के समूह का आदर्श प्रतिनिधि मूल्य प्रस्तुत करते हैं, वहीं प्रकीर्णन के माप आंकड़ों की आंतरिक विशेष विषमताओं का ब्यौरा देते हैं, जो अक्सर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में संदर्भ हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करूं तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि डेटा आपके पास बहुत ज्यादा होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत ये खोजा जाता है कि ऐसा कौन सा डेटा है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता हो। कुल मिलाकर जैसे आप लोगों ने औसत का नाम सुना होगा, औसत होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ए है, बी है, सी है, डी है, इनका हमें औसत निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को प्लस कर लेते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 4, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, औसत। तो बस ऐसा ही कुछ जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत होता है। और जहां तक प्रकीर्णन के माप की बात की जाए, इसमें आंतरिक विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। आंतरिक जो विषमताएं, विशेषताएं नहीं, विषमताएं जो होती हैं उनका अध्ययन करना होता है, अगर आंकड़ों के मध्य में मौजूद होती हैं तो। दूसरी ओर अगर हम संबंध के माप की बात करें तो 2 या 2 से अधिक घटनाओं जैसे कि वर्षा और बाढ़ की घटना,
उर्वरकों का उपभोग तथा फसलों की उपज के मध्य सहचारिक की गहनता जो है ये संबंध के माप प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर इसकी मदद से ये देखा जाता है कि कैसे दो डेटा या दो घटनाएं आपस में संबंधित होती हैं। जैसे कि अगर हम उर्वरकों का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो फसलें जो हैं बहुत अच्छी पैदा होंगी, वर्षा अगर बहुत अच्छी होगी तो बाढ़ जो होगी बहुत ज़्यादा आएगी, या कई बार कृषि भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर संबंध की माप के अंतर्गत हम दो चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, परिभाषा जो है आप लोगों को थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन उतनी कठिन है नहीं। बस हम लोग इनके जो व्यवहार में जो चीज़ें हैं या फिर मैथ्स जो आप लोगों से थोड़े बहुत पूछे जाएंगे वो विधियां जो हैं हम लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले मुख्य रूप से हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप? मापनीय विशेषताओं जैसे कि वर्षा, ऊंचाई, जनसंख्या का घनत्व, उपलब्धियों के स्तर तथा आयु वर्ग में विषमताएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो आप सभी को पता है कि वर्षा में अंतर होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार वर्षा एक जैसी होती है। ऊंचाई में अंतर होता है लोगों की, जनसंख्या के घनत्व में अंतर होता है, और विषमताएं या विभिन्नताएं हर जगह जो है वो पाई जाती हैं। यह एकल मान सामान्यतः वितरण के किसी भी छोर पर होने की बजाय उसके केंद्र के निकट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे चेंजेस जब होते हैं तो हम लोगों को कोई एक संख्या, कोई एक पद, कोई एक चर ऐसा चुनना होता है जो सभी चरों को रिप्रेजेंट करता हो। वितरण का केंद्र ज्ञात करने की सांख्यिकीय विधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। तो मैंने आप लोगों से एक अब भी बताया था आप लोगों को कि ए बी सी डी मान लीजिए 4 चर है, मान लीजिए 5 मान लिया हमने। जब हम औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी को प्लस करते हैं। सभी को प्लस करने के बाद जितनी संख्या है उसको डिवाइड करते हैं, जैसे 5 से डिवाइड किया, और जो आंसर हम लोगों का आता है उसका मतलब ये होता है कि ये आंसर सभी चरों को रिप्रेजेंट करता है। सभी चरों को रिप्रेजेंट करता है मतलब सभी के जो आंतरिक मूल्य है इसमें सन्निहित होते हैं। बस इसी तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो निकाली जाती है। तो वितरण का केंद्र ज्ञात करने के लिए कि भैया पूरे जो आंकड़े दिए गए हैं सोर्स क्या है, उस सोर्स को ज्ञात करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना की जाती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की द्योतक संख्या सारे आंकड़ों के समूह की प्रतिनिधि संख्या होती है। क्या होती है? प्रतिनिधि संख्या होती है, क्योंकि यह उस बिंदु की प्रतीक होती है जिसके निकट इकाइयों के समूहन की प्रवृत्ति होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को सांख्यिकीय औसत के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैंने औसत बताया ना, बस इसी को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। इसी का नाम माध्य भी होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के कई माप हैं जिनमें माध्य, माध्य का बहुलक जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में अध्ययन करते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को समझते हैं तो इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। सबसे पहले हम लोग माध्य की गणना करना सीखेंगे। तो आप माध्य कह लें या फिर आप औसत कह लें, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। मैंने अभी आप लोगों को कहा कि औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड करते हैं, इसी को हम औसत बोलते हैं। तो बस माध्य भी तो यही बोल रहा है कि माध्य भी वह मान होता है जिसमें सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। अब हम माध्य की गणना करना सीख लेंगे। इसी तरीके से जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्यिका देखेंगे तो माध्यिका की गणना करना सीखेंगे, हम बहुलक देखेंगे। तो बस इतना ही आसान है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। देखिए अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, पहले हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। आप लोगों से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा पूछ सकते हैं, माध्य की परिभाषा ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कैलकुलेशन कि माध्य, माध्यिका और बहुलक इनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। परिभाषा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम मैथ्स देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए माध्यिका देख लेते हैं। तो माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है।
यह मान वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होता है। आंकड़ों को बढ़ते एवं घटते क्रम में व्यवस्थित करना माध्यिका की गणना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सम संख्याएं होने पर दो मध्यस्थ कोटि का मान औसत माध्यिका होती है। अब आप लोगों को ये थ्योरी लिखी गई है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। बोला क्या जा रहा है कि मान लीजिए संख्याएं आपको दी गई हैं 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी संख्याएं दी गई हैं, और मान आप लोगों से ऐसा बोल दिया जाए कि भैया इसका इसकी माध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अरेंज जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये संख्या तो वैसे ही आरोही क्रम में है, तो इसको आरोही क्रम में लगा दिया। फिर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 वां पद। n का मान कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 + 1/2 वां पद, 5 और 1 6/2 वां पद, मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा है, 1, 2, 3, मतलब माध्यिका कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि इस तरीके से हम माध्यिका की गणना करते हैं। अब ये थ्योरी अगर लिखी रहेगी तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। फिर एक चीज बस लास्ट में ये बोल दी कि अगर सम संख्याएं होती हैं, यहां पर संख्याएं कितनी है, विषम है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या विषम होती है ना। एक और संख्या ऐड कर दें, मान लीजिए यहां पर 8 कर दें, तो अब यहां पर जो है n+1 की हम जगह करेंगे तो n की जगह अब कितना हो जाएगा, 6, तो 6 + 1, तो यहाँ 7/2 हो गया, 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5, कितना होता है, 3.5। भाई 7/2 का मतलब क्या होता है, 3.5 होता है, मतलब 3 और 4 की जो संख्या है उसके बीच का मान जो होता है, इन दोनों के बीच का कुछ माध्यिका होगी। तो 4 और 5 को हम जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो माध्यिका रहेगी। तो जब संग संख्याएं होती हैं तो दो मध्यस्थ कोटि के मानों को जोड़कर उनका औसत निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर माध्यिका में परिभाषा आप लोगों को ये दे दी गई है। इसी तरीके से जब हम मोड की बात करते हैं, मोड यानी होता है बहुलक। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत हम लोगों को माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है। माध्य मैंने बता दिया, माध्य का मतलब होता है औसत, सभी को जोड़ दिया, जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दिया, मतलब माध्य हो गया। माध्यिका क्या होता है, डेटा अगर दिया रहेगा उसको अरेंज हम लोग कर लेंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका आ जाएगा। अब हम लोगों को बहुलक देखना है। तो बहुलक क्या होता है, तो किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति बहुलक कहलाती है। मान लीजिए आपको बहुत से डेटा जो है वो दिए गए हैं, जैसे 2, 3, 6, 9, 9, 8, 7, 9, 4, 4, 3, 10, ऐसा मान लीजिए डेटा दे दिया गया है। कहने का मतलब यह है, आप लोगों से बोल दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी डेटा देते हैं और जिस मान की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर पूरे मान आप ध्यान से देखिए, कौन सी संख्या ऐसी है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो 9 संख्या है, 1, 2, 3, वो 3 बार आई है, मतलब यहाँ पर जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 9। क्यों, क्योंकि 9 की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, और जिस चीज की पुनरावृत्ति अधिकतम होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति जो है वो बहुलक कहलाती है। तो इतना ही आसान है। इनमें से प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़ों के समूह के लिए प्रयुक्त एकल प्रतिनिधि संख्या निर्धारित करने की अलग विधि है। तो हम लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है कुल मिलाकर पढ़ना है। सबसे पहले अब बारी आएगी माध्य की। अब हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे, फिर हम माध्यिका निकालना सीखेंगे और फिर हम बहुलक निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों का एक्चुअल में जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर समझने वाली जो चीज स्टार्ट हो रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आंकड़े। ठीक है, हम लोगों ने डेटा पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के होते हैं भैया, एक आंकड़े होते हैं वर्गीकृत और एक आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत। याद आ रहा है, हमको पता है आंकड़े 2 तरीके के होते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्गीकृत आंकड़ों के क्या उदाहरण हैं, तो आप क्या कहेंगे, वर्गीकृत आंकड़े मतलब जैसे कि 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, ये इसे हम वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं, जिसमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं। 0 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये क्या है, वर्ग दिए गए हैं। इन वर्ग अंतराल जहां पर दिए जाएंगे वहां पर आप बोलेंगे कि ये वर्गीकृत आंकड़े हैं।
इसी तरीके से आंकड़े अवर्गीकृत भी होते हैं, जैसे कि कहीं पर मान लीजिए इस तरीके से डेटा लिखा गया है 2, 6, 9, 10, 15, 20, ऐसे मान लीजिए डेटा लिखा है, तो आप बोलेंगे ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनको हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। वर्गीकृत और अवर्गीकृत हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को माध्य की गणना करना पढ़ना है कि माध्य की गणना कैसे करेंगे। तो माध्य की गणना याद रखिएगा, माध्य की गणना करने की दो विधियां हैं। एक विधि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। एक विधि जिसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी जो विधि है उसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी? अप्रत्यक्ष। तो माध्य की गणना करने की दो विधियां होती हैं, एक विधि प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि अप्रत्यक्ष विधि। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि माध्य की गणना करिए प्रत्यक्ष विधि से, तो आप प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। अगर आप लोगों से बोले अप्रत्यक्ष विधि से, तो आप अप्रत्यक्ष विधि से करेंगे। दोनों से बोला तो दोनों से करेंगे, किसी से नहीं बोला तो जिससे आपका मन हो उससे करेंगे। ठीक है। अब पहली चीज, तो जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से जब आप माध्य की गणना करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेटा दिया रहेगा। वो डेटा या तो वर्गीकृत रूप में हो सकता है या अवर्गीकृत रूप में हो सकता है। तो वर्गीकृत डेटा दिया रहेगा तो उससे प्रत्यक्ष विधि से आप आंसर निकालेंगे, वर्गीकृत डेटा रहेगा तो उससे अप्रत्यक्ष विधि से भी आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके से जब वर्गीकृत और अवर्गीकृत डेटा आप लोगों को पता चल जाएंगे तो आप माध्य की गणना कर लेंगे। और कोई सी भी विधि आप लगाएं और कोई से भी आंकड़ों से लगाएं, वर्गीकृत हो तो भी माध्य निकलेगा, अवर्गीकृत होगा तो भी माध्य निकलेगा, प्रत्यक्ष से भी निकलेगा, अप्रत्यक्ष से भी निकलेगा, किसी से भी आप निकालें आंसर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। कहीं पर मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो उसका आंसर आप प्रत्यक्ष से भी निकाल सकते हैं, अप्रत्यक्ष से भी। कहीं पर वर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो उसका आंसर भी आप प्रत्यक्ष से निकाल सकते हैं, अप्रत्यक्ष से। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो हम जब उदाहरण समझेंगे ना, तो यही बात जो मैंने आप लोगों को बोली है, यही बात आप लोगों को यहाँ पर लिख कर बता दी गई है। तो जब हम उदाहरण देखेंगे ना तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों को एक उदाहरण के रूप में जो है वो फॉर्मूले के रूप में बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि मान लीजिए 2, 3, 6, 9, 10, ये कोई संख्या है। मान लीजिए आप लोगों से बोल दिया कि माध्य की गणना करें, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब लगभग क्या है? औसत। ये डेटा आप मुझे बताइए वर्गीकृत है या अवर्गीकृत? आप लोग कहेंगे कि सर चूंकि इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है इसलिए ये अवर्गीकृत डेटा है। अवर्गीकृत डेटा से माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स मतलब होता है चर, सिग्मा का मतलब होता है योग। ये जो साइन होता है इसको हम सिग्मा बोलते हैं, कई जगह समेशन भी बोलते हैं। समेशन हो सिग्मा हो बात एक ही है। इसका मतलब होता है योग, कि मतलब जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको उनका योग कर दो। तो 2 का, 3 का, 6 का, 9 का, 10 का योग कर दो। सबको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2, 3, 6, 9 और 10, इनको हम लोगों ने जोड़ दिया। n का मतलब होता है जितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, जितनी संख्या है तो 5 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। सबको हम जोड़ देंगे। जैसे कि 10 में हम 9 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे 30। तो 30/5 मतलब 30/5, ये कितना हो जाएगा? 6। तो इसका आंसर कितना है? 6। ये 6 आपका आंसर निकल जाएगा। इसे हम कहेंगे माध्य। और माध्य को हमेशा डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, x बार से। x बार से हमेशा माध्य को डिनोट किया जाता है। अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया है इस स्लाइड में यही लिख दिया गया है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये लिख दिया गया है। माध्य मतलब x बार। माध्य का मतलब क्या होता है? x बार। इसको सिग्मा बोलते हैं और इसको बोलते हैं चर। सभी चरों को जोड़ दें और n से डिवाइड कर दें तो इस तरीके से माध्य की गणना हो जाती है। और ये कौन सी विधि है? याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार के विभिन्न जिलों को की जो वर्षा है आप लोगों को दी गई है और आप लोगों को माध्य की गणना जो है इस क्वेश्चन में करनी है। तो कैसे हम लोग माध्य की गणना करेंगे? हम सभी को पता है कि सारे आंकड़ों को हम लोग जोड़ देते हैं और जितने आंकड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं।
फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है बहुत अच्छे से। तो देख लीजिए, माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, माध्य को हम x बार से दर्शाते हैं और सिग्मा x अपॉन n हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। सिग्मा x क्या बताता है, x पद बताते हैं और सारे पदों को जब हम जोड़ देते हैं तो सिग्मा साइन आ जाता है। सारे पदों को जब हम जोड़ दें 979 प्लस 1083 प्लस 8833, अगर हम इन सभी आंकड़ों को जब हम प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा, प्लस करने के बाद बोल रहा हूं, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6484। आप चाहे तो प्लस करके देख सकते हैं। और कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 926.29। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 926.29। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि यहां पर देख लीजिए आप लोग, बारिश दी गई है, बारिश किस में दी गई है, मिलीमीटर में दी गई है। तो जब भी आपका आंसर आता है आप आंसर में हमेशा मिलीमीटर लगाएं। मिलीमीटर आप नहीं लगाएंगे, यूनिट के नंबर आप लोगों से कट जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा यूनिट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दी गई है, इकाई दी गई है, तो आप लोगों को इकाई बहुत अच्छे से लगानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया है कि जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों से हम किस प्रकार माध्य की गणना करते हैं हम लोगों ने देख लिया है प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना अगर हम लोग देखें अवर्गीकृत आंकड़ों की मदद से, अगर हम अप्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालें तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो उसको याद करना है, देखना है आप लोगों को एक बार फॉर्मूला। देखिए यहां पर बुक में तो बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, आप लोगों को ध्यान में पूरी जो लिखा गया है ना उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको मुख्य रूप से मैथ्स जो दिया गया उस पर ध्यान देना है और साथ में फॉर्मूले पर ध्यान देना है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला, प्रत्यक्ष विधि से कैसे हम लोग माध्य निकालते हैं उसका फॉर्मूला है। अब अप्रत्यक्ष विधि से हम लोग कैसे माध्य निकालते हैं आप सभी को पता है। अप्रत्यक्ष विधि से अगर हम लोग माध्य निकालेंगे तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष विधि का, वो फॉर्मूला होता है ये x बार अपॉन x बार इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन नहीं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, इसको मैं लिखकर भी बता देता हूं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ठीक है, आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए अभी हम माध्य माध्यिका बहुलक जो भी पढ़ेंगे ना उसमें मुख्य रूप से आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखा है तो आपके लिए पूरी कहानी जो है ना बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला याद रखने से एक चीज ये पता चल जाती है कि हम लोगों को क्वेश्चन में कॉलम कितने बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए एकदम नया है, एकदम नया है, इसमें एक्स बार से आप परिचित हैं, आप ए से बिल्कुल परिचित नहीं है। आप बोलेंगे कि सर ये कहाँ से आ गया, अभी तक तो हम लोगों ने ए पढ़ा नहीं। आप डी से बिल्कुल परिचित नहीं है, आप लोगों ने डी अभी तक नहीं पढ़ा है। हाँ, एन से आप लोग जरूर परिचित हैं। तो आप लोगों को क्या है, क्वेश्चन तो यही का यही दिया गया है, यही का यही जो है क्वेश्चन दिया गया है और इसी क्वेश्चन में आप लोगों को ये वाले फॉर्मूले की मदद से, मतलब अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करनी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो प्रश्न है उसमें आप लोगों को जरूरत पड़ेगी डी की। ठीक है, डी की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी ए की। ए का मतलब होता है कल्पित माध्य, कल्पित मतलब कल्पना करना है। आप लोगों को ए की मदद से जो है वो कल्पना करना है, इस ए में आपको कल्पना करना है कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो माध्य हो सकता है। कोई एक जो है इनमें से आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, कोई भी एक डिजिट है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यहां पर आपको डी निकालना है, ए तो पता चल गया, चलो डी निकल गया। डी जो है डी कैसे निकलेगा, ये निकलेगा x माइनस ए की मदद से। ठीक है, x माइनस ए की मदद से जो है वो डी निकलेगा। तो डी के लिए आप लोगों को x माइनस ए, x क्या होता है, तो ये जो डेटा दिया गया है आप लोगों को ये x है, इसमें से आप a जो है उसको घटाएंगे, मतलब जो आपने कल्पना की है उस डेटा को आप लोग घटाएंगे। मान लीजिए आपने कल्पना की है इन सभी के बीच का कोई एक डेटा जो है आप इमेजिन करके मान सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ने इमेजिन जो किया है वो किया है 800 नंबर को। ठीक है, क्वेश्चन ने जो इमेजिन किया है वो 800 किया है, तो डी एक कॉलम बनेगा, उसमें आप x माइनस ए मतलब 800 का ये कॉलम बनाएंगे, वो जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। सारे डी को आप कैलकुलेट कर देंगे तो वो समेशन डी आ जाएगा, फॉर्मूले में रख देंगे। ए मतलब जिसकी आपने कल्पना की है, समेशन डी मिल गया, एन से आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा जो है माध्य। और ये जो आंसर रहेगा वो याद रखिएगा ये अप्रत्यक्ष विधि से होने वाला आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा, हम लोगों ने देखा x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, यही फॉर्मूला था ना, अब भी मैंने बताया
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ए को कल्पना करके आपने माना, मान लीजिए 800 की कल्पना आपने कर ली। चलिए मैं सॉल्व ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर सॉल्व किया ही हुआ है बहुत अच्छे से। तो चलिए देख लीजिए, यहां पर फॉर्मूला बस मैंने इस स्लाइड में लिख दिया है ताकि पिछली स्लाइड में आप लोगों को पलट कर ना जाना पड़े। तो ये फॉर्मूला था, ए की जगह कल्पना करना था। पुस्तक वालों ने 800 की कल्पना की है, आप चाहे किसी की भी कल्पना कर लें। इनमें से कोई सा भी डेटा जो है आप 825 कर लें, 891 कर लें, जिसकी कल्पना करना हो आप उसकी कल्पना कर लें। एक्चुअल में बुक वालों ने कल्पना इसलिए 800 की कही है क्योंकि 800 में जो भी डेटा गुणा भाग करना होगा वो थोड़ा सा आसान पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। आप चाहे किसी की भी कल्पना कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहां पर 800 जोड़ दिए। फिर एक जो कॉलम था हम लोगों ने देखा, x माइनस ए का आप कॉलम बनाएंगे और जो x माइनस ए होता है वो होता है d। सर आप बोलेंगे कि सर ये d क्या होता है? d का मतलब होता है डेविएशन, मतलब विचलन बताता है। ठीक है, d का मतलब होता है विचलन, x माइनस ए, x मतलब होता है ये सब डेटा जो दिया गया है ये x है। ठीक है, अब इस x में से आप a घटाएंगे, मतलब 979 में से 800 घटाएंगे, कितना आएगा? 179। 1083 में से 800 घटाएंगे तो 283 आएगा। 833 में से 800 घटाएंगे तो 33 आएगा। कुल मिलाकर समझ में आ गया? इस हिसाब से जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डी का। इन सभी डी को जब आप जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा समेशन डी, और समेशन डी जब आप जोड़ते हैं तो आंसर आता है 884। ठीक है, 884 ये आंसर आ गया। टोटल डिजिट जो है वो कितनी है? हम लोगों ने अभी प्रत्यक्ष विधि में देखा था 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट है। इसलिए आप डिवाइड किससे करेंगे? आप 7 से करेंगे। तो 800 प्लस 884/7, टोटल जब आप इसको सॉल्व करते हैं, टोटल जब आप 7 से इसको भाग देंगे तो 126.2 आएगा, और 800 में 126.2 जोड़ेंगे तो 926.2 आंसर आ जाएगा। और यूनिट मुख्य रूप से याद रखना है, मिलीमीटर में आएगी। तो मिलीमीटर आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल में देख लेते हैं। पहले जब हम लोगों ने प्रत्यक्ष विधि से इसका आंसर निकाला था, देख लीजिए, समेशन x अपॉन सिग्मा x अपॉन n निकाला था, तब भी आंसर 926 आया था। और जब आपने अप्रत्यक्ष विधि से निकाला, अप्रत्यक्ष विधि से जब निकाला तब भी आंसर 926.2 आया। मतलब हैंस प्रूव्ड कि यहां पर दोनों ही विधि से जब आप आंसर निकालते हैं तो आंसर सेम आता है। लेकिन मुख्य रूप से कठिन चीज क्या है? अच्छा, कठिन चीज ये है आप फॉर्मूले याद नहीं रखते। आप फॉर्मूले भूल जाएंगे, सारी चीजें कठिन हो जाएंगी, चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि हम लोगों ने समझ ली है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अब भी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरे आंकड़े होते हैं वर्गीकृत, है ना। अवर्गीकृत आंकड़े मतलब कैसे आंकड़े? जहां पर 3, 5, 6, 10 या फिर वर्षा दी हुई तो 1000 मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर वर्षा कैसे भी दी हो, तो इनको हम लोग बोलते हैं अवर्गीकृत। जिनमें रेंज लगी होती है, जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, ऐसी कुछ रेंज लगी होती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्गीकृत। आंकड़े दो तरीके के होते हैं और दोनों ही तरीके से माध्य निकलता है, चाहे अवर्गीकृत आंकड़े लिखे हों चाहे वर्गीकृत आंकड़े लिखे हों, दोनों ही आंकड़ों से माध्य की गणना होती है। माध्य दो प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अवर्गीकृत आंकड़ों से कैसे माध्य निकलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से, अब भी समझ गए ना। अवर्गीकृत आंकड़ों से कैसे माध्य निकालते हैं हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से समझ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर आंकड़े वर्गीकृत दिए हो, मतलब रेंज जब दी हो, तब हम माध्य की गणना कैसे करेंगे। तो अगेन जब माध्य की गणना हम लोग करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों में, अगेन दोनों ही विधि प्रयोग में लाएंगे, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, है ना। बहुत अच्छा, बहुत आसान। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, मैंने क्या बताया, अगर हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। भाई इसमें नई चीज जुड़ गई, इसमें एक नई चीज जुड़ गई, ये f जुड़ गया यार, इसके पहले f नहीं था, याद आ रहा है, उसमें समेशन x था। अब भी देख लिया भाई हमने, ये देख लीजिए, इसमें समेशन x था, यहाँ पर f जुड़ गया है। कब? जब हम वर्गीकृत आंकड़ों की गणना करते हैं। तो इस तरीके से रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो x बार इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा fx अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई प्रश्न अगर दिया होगा, प्रश्न में
तो कहीं ना कहीं से प्रश्न सही F निकलेगा, तभी तो दिया गया है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां पर देख लो रेंज दी हुई है आप लोगों को, रेंज आपको दी हुई है 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150, और उसके बाजू में जो आंकड़े दिए होते हैं ना, यही क्या होते हैं F, यही क्या होते हैं F। तो F आप लोगों को पता है, यहां पर F दिया हुआ है, फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले में सिग्मा Fx अपॉन n चाहिए। क्या चाहिए, Fx अपॉन n चाहिए। मतलब कैसे ना कैसे करके F और x जो है उनका गुणा होगा, और सारे उनको जब जोड़ देंगे तो समीशन Fx हो जाएगा, और n से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से आंसर समीशन Fx का मतलब क्या हुआ, f को x से गुणा करेंगे, और जब f को x से गुणा करने के बाद सभी fx को जोड़ देंगे तो समीशन, और उसमें n को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो चलिए अब हम लोगों को ये प्रश्न दिया गया था 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 और 130 से 150। इसमें हम लोगों को एक जो है ना वो माध्य जो है हम लोगों को मानना पड़ेगा। वो जो माध्य है हम लोगों को मानना पड़ेगा, और उस माध्य को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, उस माध्य को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों को ये एक लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता चल जाती है। उसके सामने का हम लोगों को f पता चल जाता है, उसके सामने हम लोगों को एक कॉलम बनाना है x, और इस तरीके से जब f और x को गुणा करेंगे तो fx आ जाएगा, और टोटल fx को हम लोग क्या बोलते हैं जोड़ देंगे तो ये आंकड़ा आ जाएगा, और इसमें n को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हम लोग को आ जाएगा। कठिन लग रहा है, कठिन नहीं है, चलिए मैं समझा देता हूं कि कैसे ये निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग x कैसे निकलेगा। याद रखिएगा ये जो वर्ग दिए हुए हैं 50 से 70, 70 से 90, इस वर्ग की जो पहले जो लिमिट लिखी होती है उसको हम निम्न सीमा या लोअर लिमिट बोलते हैं। डैश के बाद जो लिमिट लिखी होती है उसको हम अपर लिमिट या उच्च सीमा बोलते हैं। अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो ये जो निकलता है ये निकलता है मध्य बिंदु। ठीक है, मिडिल पॉइंट जो है इससे निकल जाता है, तो यही होता है x। तो 50 में अगर आप 70 जोड़ेंगे 120, 120 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60, 90 में 70 को जोड़ेंगे टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 160, और 160 में अगर 2 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा 80। ऐसे करके आप लोग क्या है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर उसमें 2 का भाग देंगे तो इस तरीके से मध्य बिंदु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मध्य बिंदु मिल जाएगा। और हमें जरूरत क्या थी, समेशन fx अपॉन n की, तो x हम लोगों को मिल गया, f क्वेश्चन में ही दिया था, देख लीजिए f क्वेश्चन में दिया था, x हम लोगों ने अब भी निकाल लिया, x का मतलब क्या था मध्य बिंदु। अब हमको क्या करना है, f में x का गुणा करना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में fx चाहिए था। तो f में x का गुणा करेंगे, 60 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600, 80 में 20 का गुणा करेंगे तो 1600, 100 में 25 का गुणा करेंगे तो 2500, 120 में 35 का गुणा करेंगे तो 4200, 140 में 9 का गुणा करेंगे तो 1260। अब हमको क्या करना है, ये fx हमको मिल गया, फॉर्मूले में क्या करना है समेशन यानी जोड़ना है, सबको क्या करना है प्लस करना है। तो हमने क्या किया, हमने सभी को प्लस कर दिया, सभी को जब हमने प्लस किया तो आंसर आया 10,160। क्या आया 10,160। तो चलिए हमारा ये न्यूमिनेटर यानी अंश में जो चीज दी हुई थी हम लोगों ने हल कर ली। हमने क्या हल कर लिया, हमने f निकाल लिया, हम f तो क्वेश्चन में दिया था, हमने x निकाल लिया, दोनों का गुणा कर दिया, उनको प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद जो आंसर आया 10,160 उसमें अब n का भाग दे देंगे। n को n किसको बोलते हैं याद रखिएगा, ये समझने वाली चीज है। वहां पर तो क्या है, आप जितने नंबर अवर्गीकृत आंकड़ों में जितने नंबर आप गिन रहे थे उसको n बोल रहे थे, यहां पर n का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी दी है, आवृत्ति दी है, उन सबको जोड़ देना है। 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 9, इन सभी को जब आप जोड़ते हैं तो आता है समेशन या सिग्मा f इज इक्वल टू कितना, इन सबको जोड़ेंगे तो 99 आएगा, 99 आएगा। क्या आएगा, अगर आप पूरी फ्रीक्वेंसी आवृत्तियों को जोड़ते हैं तो 99 आंसर आता है, और इसी 99 को n के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी 99 को n के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें सब चीज मिल गई, हमें 10,160 यानी समीशन fx भी मिल गया, हमें n मतलब यहां पर 99 भी मिल गया। अब क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर लेना है, फॉर्मूले में रख देना है। तो 10,160 डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 99 से। तो जो आंसर हम लोगों का आएगा देख लीजिए 102.6। आंसर क्या आएगा 102.6। और इस तरीके से हम लोगों ने वर्गीकृत आंकड़ों की मदद से प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है क्या बोला मैंने, वर्गीकृत आंकड़ों की मदद से प्रत्यक्ष विधि से आंसर निकाल लिया, और यही हम लोगों का क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं पहले ये बताइए वीडियो में। अगर वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है
तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इस तरीके से हम लोगों ने समीशन fx अपॉन n कर दिया है 10,160/99 102.6। तो ये तो भाई प्रत्यक्ष विधि से निकला है ना। मैंने बताया दो विधियां होती हैं, अवर्गीकृत में भी दोनों विधियां लगाई थी, अब हम लोगों को वर्गीकृत में भी दोनों ही विधियों के माध्यम से आंसर निकालना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है देख लेते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है, एक्स बार, माध्य को तो हम एक्स बार से ही दर्शाते हैं, इसमें हम एक काल्पनिक माध्य लेते हैं ए, हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया है, ए प्लस माइनस, यहां पर दोनों ही साइन हम लोगों ने लगा दिए, प्लस या माइनस जो भी हो, और समेशन या सिग्मा एफ डी, ठीक है, एफ डी, एफ और डी अपॉन में इसको एन से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो अप्रत्यक्ष विधि से आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन में आप मुझे बताइए एफ दिया था कि नहीं दिया था, आप मुझे बताइए क्वेश्चन में दिया था कि नहीं एफ। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन में एफ नहीं दिया था, मतलब कोई मतलब नहीं है, बुक बंद करो और सो जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि क्वेश्चन में एफ तो दिया ही रहेगा ना भाई। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, ये एफ दिया है, क्वेश्चन में तो एफ दिया ही है, हमें क्या निकालना है, हमें तो डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, अभी सीखा था हम लोगों ने, जब हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़े देखे थे कि डी निकालने के लिए एक्स में से ए को घटा देते हैं तो डी आ जाता है। मतलब कुल मिलाकर हमें ए की गणना यहां पर करनी है, ए को मानना है, ए एक इमेजिनरी संख्या है और इमेजिनरी संख्या एक्स में से ए को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी। इस डी को एफ से गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो समीशन एफ डी आ जाएगा, एन से डिवाइड करेंगे, ए प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सुपर आईएमपी है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे निकालेंगे। प्रश्न वही का वही है, ये दो कॉलम तो आपको प्रश्न में ही दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, बहुत बढ़िया। ये दो कॉलम दिए गए थे, आपने मध्य बिंदु निकाल लिया है, बहुत बढ़िया, मध्य बिंदु भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या हो गया है कि जैसे ही आपने ये मध्य बिंदु निकाला है ना, इन दो कॉलम का काम खत्म हो गया है। जैसे ही आप ये मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट निकालेंगे, वो शुरुआत के जो दो कॉलम हैं उन कॉलम्स का काम जो है वो तमाम हो गया है, खत्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, एफ तो निकालना ही नहीं है ना, हमें एफ निकालना नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष विधि में निकालते थे। अप्रत्यक्ष विधि में x माइनस ए हम लोग करते हैं और वो d होता है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो मध्य बिंदु है ना, इनमें से किसी एक को a मानेंगे। जनरली क्या होता है कि जो बीच वाला कोई मान लीजिए नंबर दिख रहा है, बीच वाली कोई नंबर दिख रहा है 60, 80, 100, 120, 140, तो आप चाहें तो कोई से भी बीच को हम लोग जो है a मान सकते हैं। हम लोगों ने इस प्रश्न में 100 को a मान लिया है, तो यहां पर एक कॉलम ऐड कर देंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। क्या करेंगे हम लोग, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स क्या है भाई, ये है x, इसमें a क्या है, हमने 100 को मान लिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। x में से 100 घटाएंगे, मतलब 60 में से 100 घटाएंगे, बताओ कितना आएगा, -40। 80 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, -20। 100 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 0। 120 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 20। 140 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 40। समझ में आया कि नहीं आया होगा तो फिर से बता देता हूं भाई। हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों तो क्वेश्चन दिए गए थे, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। इतना क्वेश्चन देके आप लोगों से बोल देंगे कि अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना करें, तो आप क्या करेंगे भाई, आपने देख लिया सबसे पहले कि इसमें तो वर्ग अंतराल दिया गया है, मतलब ये कौन से आंकड़े हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आपको मध्य बिंदु की जरूरत होती है, मतलब x की जरूरत होती है। x कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, इस तरीके से x निकल गया। इस x में से कोई आप लोगों को काल्पनिक माध्य जो है वो मानना है, आपने 100 को मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा d का, एक कॉलम किसका बनेगा, d का, और d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो भैया x माइनस a आपने लिख दिया, d आ गया, d x माइनस a। इस तरीके से आप लोगों ने फॉर्मूला बना दिया, घटाकर, मतलब x में से a को घटाते हुए संख्याएं आप यहां पर लिख देंगे। जैसे 120 में से 100 घटाएंगे 20, 140 में से 100 घटाएंगे 40। 100 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 100 आपने कल्पना की है, क्या की है, कल्पना की है। तो भैया ये d आ गया। फॉर्मूले में क्या चाहिए, फॉर्मूले में तो fd चाहिए, मतलब कि हम लोगों को d से गुणा करना है, किसको, f को, तो हमने fd कर दिया। अगर आप 40 को 10 से गुणा करोगे तो 400 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, यहां माइनस का लगा हुआ है। इसी तरीके से 20 को जब 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 400, फिर से माइनस का साइन आएगा क्योंकि वहां पर माइनस लगा हुआ है। इस तरीके से FD आप निकाल देंगे, तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। अगर हम जोड़ घटाव करेंगे तो टोटल 260 आएगा, इतना टफ नहीं है। 700 में आप 360 जो है वो जोड़ देंगे तो 1060 आ जाएगा, और 1060 में से अगर आप कितना घटा देंगे, 1000
हाँ 1060 में से अगर आप कितना घटा देंगे 800, ये 400 और 400 कितना हो गया 800, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। तो 1060 में से अगर आप 800 घटाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 260। तो अब फॉर्मूले की तरफ चल देते हैं भाई। फॉर्मूला बहुत आसान था, एफ डी अपॉन एन। एन एक हम लोगों ने किसको माना, ये हम लोगों ने अब भी बताया मैंने 100 को माना। एफ डी हम लोगों ने जोड़ा 260 बटे एन, है ना, वही फॉर्मूला है। चलो देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं। ए हम लोगों ने 100 माना था, एफ डी हम लोगों ने 260 आंसर निकाला, एन क्या था 99। वही सारी फ्रीक्वेंसी को जब हम जोड़ देते हैं तो समेशन एफ इज इक्वल टू एन होता है। तो 260 में 99 को भाग दिया, 100 प्लस 2.6, आंसर कितना आया 102.6। कुल मिलाकर अगर हम वर्गीकृत आंकड़ों की बात करें तो नॉर्मली जब हम समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ये सिंपल फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से इसे हल करते हैं तब भी 102.6 आंसर आता है, और जब हम अप्रत्यक्ष विधि लगाते हैं तब भी आंसर 102.6 आता है। मतलब विधि कोई भी हो आंसर समान रहेगा। आप बताइए कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार जितनी बार बोलोगे उतनी बार बताऊंगा। समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए, तो हम लोगों ने यहां पर वर्गीकृत आंकड़ों की मदद से प्रत्यक्ष विधि से अप्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना कर ली है, और अब बारी है माध्यिका पढ़ने की, यानी मीडियन पढ़ने की। तो माध्य यहां पर हम लोगों का खत्म हो गया, बारी है माध्यिका की। ठीक है, तो माध्यिका के बारे में क्या चीजें बुक में दी हुई हैं एक बार पढ़ लेते हैं। हमें मुख्य रूप से मैथ से मतलब है, हमें ये पूरी पंचायत से मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज तो लिखी गई है, हर बुक में अलग अलग लिखी होंगी। ठीक है, हमें तो मुख्य रूप से फॉर्मूले से मैथ सॉल्व करने से मतलब है, जो आपको बुक में दिए गए हैं, क्योंकि वो हर जगह सेम होंगे। तो चलिए पढ़ना हमारा कर्तव्य है, पढ़ लेते हैं। माध्यिका को हम स्थितिक औसत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिक औसत भी बोलते हैं, और इसे एम से दर्शाते हैं। माध्य को एक्स बार से दर्शाया था, याद आ रहा होगा, हम इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इंग्लिश में इसे मीडियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन कहते हैं। इसे वितरण में ऐसे बिंदु जिसके दोनों और बराबर संख्या में पदीय मानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कोई मतलब नहीं है। माध्यिका को प्रतीक m के द्वारा दर्शाया जाता है। हम लोगों को तो डायरेक्ट जो है ना, ये मैथ से ही मतलब है। ठीक है, अगेन जब हम लोगों ने माध्य निकाला था तो बताइए आंकड़े मैंने कौन कौन से बताए थे, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। बहुत सुंदर बात है। जब हम माध्यिका निकालेंगे अगेन वही आंकड़े हो जाएंगे, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों की मदद से हम लोगों को माध्य की गणना करनी है। बस उसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? n+1/2 वा पद। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? n+1/2 वाले पद का मान, ये इसका जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़ों में ये वाला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है। ये प्रश्न आप लोगों को टफ जो है वो ना लगे, इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन के माध्यम से माध्यिका की गणना कैसे करते हैं वो समझा देता हूं, फिर हम लोग ये समझ लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मान लीजिए आंकड़े दिए गए हैं 2, 8, 6, 4, 10। मान लीजिए इस तरीके से आंकड़े दिए गए हैं 2, 8, 6, 4, 10, और आपको ये सबसे पहले आप लोगों को ये लिखा है बस कि माध्यिका की गणना करें। किसकी? माध्यिका की गणना करें। एग्जैक्टली ये वाला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है और आपसे बोला है कि माध्यिका की गणना करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आंकड़े आप लोगों को दिए गए हैं ना, इसको या तो आप आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमा लेंगे। आरोही या अवरोही, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। समझा देता हूं मैं। चलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट समझ लीजिए कि आरोही क्रम में इन आंकड़ों को जमा दिया। मान लीजिए आरोही क्रम में इन आंकड़ों को जमाएंगे, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा आएगा, उसके बाद बड़ा 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 बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? 2, बहुत बढ़िया। उसके बाद आएगा 4, है ना, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8 और उसके बाद आएगा 10। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आंकड़ों को या तो आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेंगे। ठीक है, आरोही या फिर अवरोही क्रम में आप आंकड़ों को जमा लेंगे। फिर फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला क्या था? n+1/2 वा
पद। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को लगा देना है। एन, एन मतलब कितने आंकड़े हैं, चलिए गिन लेते हैं बहुत अच्छे से। 1 2 3 4 5, कितने आंकड़े हैं, 5 है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो n प्लस 1, एन को बोलते हैं हम लोग 5, टोटल 5 आंकड़े हैं, प्लस 1 अपॉन 2 है ना, n प्लस 1 अपॉन 2। और याद रखिएगा वहां पद है, यहां पर क्या लिखा गया है, वहां पद। ठीक है, ठीक है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6/2 वहां पद। 6/2 मतलब तीसरा पद या तीसरा पद है ना। 6/2 मतलब 30, और तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका जब हम आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 6। ये इसका सही आंसर है। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान था। हम लोगों ने जो आंकड़े दिए गए थे, सबसे पहले ये पहचाना वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत। हमने देख लिया कि यार रेंज नहीं दी हुई है, वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, मतलब कि अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो या तो आरोही क्रम में जमा लो या अवरोही क्रम में जमा लो। अवरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 10 8 6 4 2 है ना, लेकिन पद का नंबर तो वही रहेगा ना। फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 पद, और n प्लस 1 n की जगह 5 प्लस 1/2 6/2, और तीसरा पद आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया है। ठीक है, चलिए अगर मैं इस प्रश्न को बदल दूं, अगर मैं इस प्रश्न को बदल दूं, कैसे, चलिए मैं बताता हूं कि इस प्रश्न को मैं कैसे बदलूंगा। चलिए, अभी तक जो आप लोगों को प्रश्न दिया गया था, देखिए क्वेश्चन कैसा दिया था, क्वेश्चन ये था 2 4 8 10 6 12। इस प्रश्न को मान लीजिए मैंने बदल दिया है। ठीक है, इस प्रश्न को मैंने बदल दिया है। आपको मैंने बताया कि भाई आरोही अवरोही क्रम में जमाएंगे। अगेन आपने मान लीजिए आरोही क्रम में जमा लिया। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई। आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग। आरोही क्रम में आपने जमा लिया तो अगेन बढ़ते हुए क्रम में जमा लेंगे तो 2 4 6 8 10 और 12 जम गए आंकड़े, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है n प्लस 1 अपॉन 2 वहां पद। ठीक है, n कितना है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो 6 प्लस 1/2 पद, 6 और 1 कितना हो गया, 7/2 पद। जब आप डिवाइड करते हैं 7 में 2 का जो है अब लोग भाग देते हैं, मतलब कितना आता है, 3.5, मतलब 3 और 4 के बीच का कोई सा डेटा है। तो 1 2 3 ये तीसरा पद है, चौथा पद कौन सा होगा, 8, मतलब 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच का पद है ना। तो ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, तीसरा और चौथे के बीच का आंसर है। तो आप क्या करेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे, 6 प्लस 8/2 मतलब 6 और 8 हो गया 14, 14/2 मतलब कितना हो गया, 7, 7 हो गया इसका आंसर। 7 क्या हो गया इसका आंसर। तो मतलब अगर मान लीजिए यहां पर अब जो है मान लीजिए सम संख्या आ गई है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस 1 मतलब 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 किसके बीच का नंबर है, 3 और 4 के बीच का नंबर है, मतलब तीसरा पद और चौथे पद के बीच का नंबर हो गया। तो इन दोनों को प्लस कर देना है, 6 और 8 को, और जो आंसर आएगा वही माध्यिका होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक्चुअल में बुक में जो क्वेश्चन दिया गया था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने पहचान लिया कि ये वर्गीकृत है या अवर्गीकृत, हमने पहचान लिया कि भाई ये तो अवर्गीकृत है। तो पहली लड़ाई तो हम लोग यहीं पर जीत गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने जमाया तो इस तरीके से हम लोगों ने बढ़ते हुए क्रम में जो है वो आंकड़ों को जमा दिया। बढ़ते हुए क्रम में आंकड़ों को जमा दिया, आंकड़ों की गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पद मिले, 7। माध्यिका जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 पद। तो 7 प्लस 1/2 पद, 8/7 और 1 कितना हो गया, 8, 8/2 पद। 8 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा चौथा, मतलब चौथा पद इसका आंसर है। तो जब हमने असेंडिंग या आरोही क्रम में जमाया तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, मतलब आंसर हो जाएगा 8172। 8172, लेकिन मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर मीटर यूनिट लगी हुई है सारे आंकड़ों में, इसलिए मीटर लिखना सुपर IMP है, बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है कि नहीं बताइए। अगर वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए। तुरंत वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अवर्गीकृत
अवर्गीकृत आंकड़ों की मदद से माध्यिका की गणना करना सीख लिया है। अब बारी है वर्गीकृत आंकड़ों की मदद से माध्यिका की गणना करना। अब वर्गीकृत आंकड़ों की मदद से माध्यिका की गणना करना है ना भैया, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है तो देख लीजिए, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L प्लस I अपॉन F n अपॉन 2 माइनस C। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, L प्लस I अपॉन F n अपॉन 2 माइनस C। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले को हिंदी में बोलते हैं सूत्र। ये सूत्र है। अगर आप लोगों को ये सूत्र या फॉर्मूला पता चल गया तो माध्यिका की गणना करना आप सीख गए। कौन से आंकड़ों में, वर्गीकृत आंकड़ों में। ये बात मेरी क्लियर हुई कि नहीं? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छी बात तो है, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि L का मतलब क्या है, हमें I का मतलब पता होना चाहिए, हमें F तो पता ही है, n अपॉन 2 भी हम लोगों को पता चल गया, और C का मतलब भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें CF पता है, C नहीं पता। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी आवृत्ति पता है, C हम लोगों को नहीं पता। इस तरीके से सभी आंकड़े जब हमें पता चल जाएंगे, इस मान में हम लोग जो है, इस फॉर्मूले में लोग मान रख देंगे और हमारा रास्ता जो है आसान हो जाएगा, हमें आंसर जो है वो पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। आप लोगों को प्रश्न यहां पर दे दिया गया है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110, ये रेंज दी गई है। मतलब पहली जो स्टेप है, सबसे पहले आप ये देखें कि भाई वर्गीकृत आंकड़े हैं कि अवर्गीकृत। आपने देख लिया भाई, डैश लगा के रेंज दी हुई है, मतलब वर्गीकृत आंकड़े हैं। मतलब कि पुराना जो फॉर्मूला आप भी देखा था हम लोगों ने, n+1/2, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तो ये हम लोगों ने सबसे पहले पहचान लिया। मतलब तुरंत क्लिक करना चाहिए दिमाग में कि ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर आप लोगों ने यह पहचान लिया तो भाई आधी लड़ाई आप लोगों ने जीत ली। अब हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से टेबल जो है वो बना देना है। इस तरीके से टेबल आप लोगों को बना देना है। यहां पर वर्ग लिख दिए, देख लीजिए, 50 से 60, 60 से 70 और 100 से 110 तक। ठीक है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हम लोगों ने लिख दी है। अब ये दो कॉलम जो है वो कैसे आप लोग बनाएंगे, उसको मैं जो है समझा देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इन दो कॉलम के अलावा, ये तो प्रश्न में ही दिए गए थे, इन दोनों कॉलम के अलावा एक और कॉलम बनाना है, और उस कॉलम को नाम देना है संचयी आवृत्ति, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CF। क्या बोलते हैं? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी आवृत्ति। आप सभी लोगों को पता है कि संचयी आवृत्ति हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, पता है ना? आप लोग क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखी होती है वही की वही यहां पर लिख देते हैं। ये हम लोगों को पता है, जो फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखी है संचयी आवृत्ति में वही फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। बस आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि संचयी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर मिलती है। मतलब अब इस 3 में इस 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10। इस 10 में इस 11 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, सॉरी, ठीक है, फिर से बता देता हूं। चलिए, ये 3 आपने 3 यहां पर लिख दिया, 3 में आप 7 जोड़ देते हैं, आपको क्या मिल जाता है, आपको 10 मिल जाता है। 10 में आप 11 को जोड़ देते हैं तो 21 मिल जाता है। 21 में आप 16 को जोड़ देते हैं तो 37 मिल जाता है। 37 में आप 8 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। पहली फ्रीक्वेंसी को यहां पर लिखना है और नेक्स्ट वाले से प्लस करते हुए हम लोगों को जाना है, ये हम लोगों को पता है। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल जाती है। इतना काम हो गया। 2 कॉलम दिए गए थे, तीसरे कॉलम में आपने संचयी आवृत्ति जो है वो निकाल ली है। अब तुरंत जो है फॉर्मूले को फिर से देखना है। फॉर्मूले को जब हमने देखा तो हम लोग को L प्लस I अपॉन F n अपॉन 2 माइनस C जो है वो दिखा। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये n क्या है, तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, इसके लिए आप लोगों को एक चीज ये करनी है कि माध्यिका वर्ग जो है ना, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माध्यिका वर्ग कौन सा है। क्योंकि माध्यिका वर्ग में जो हम लोगों ने फॉर्मूले में L देखा था ना, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। L का मतलब होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट को हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा। तो यहां पर तो देख लीजिए बहुत सारे वर्ग दिए गए हैं, और सबसे आगे जो आप लोगों को संख्या लिखी है वो लोअर लिमिट ही है। तो लोअर लिमिट या निम्न सीमा किस वर्ग की निकालनी है, इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा माध्यिका वर्ग की गणना का। वो फॉर्मूला होगा कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन 2। कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन 2। n आप कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देते हैं तो हमें n मिल जाता है।
हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, जब हम माध्य अप्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देते हैं तो हमें n मिल जाता है। तो जब हम 3 + 7 + 11 + 16 + 8 और 5 को जोड़ेंगे तो टोटल 50 मिल जाएगा। हम क्या निकाल रहे हैं? हम माध्य का वर्ग निकाल रहे हैं। हम माध्य का वर्ग निकाल रहे हैं कि इन सभी रेंज में कौन सा माध्य का वर्ग है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2। n क्या निकला? n आपका निकला 50/2। तो आंसर कितना आया? 25, है ना। माध्य का वर्ग हम लोगों को पता चल गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया? 25। जैसे ही ये 25 आंसर आया, तुरंत संचयी आवृत्ति वाले कॉलम की तरफ देखना है। जैसे ही ये 25 आंसर आया, तुरंत संचयी आवृत्ति वाले कॉलम में देखना है। यहां पर आप लोगों को नंबर देखेंगे 3, 10, 21, 37, 45 और 50। शुरुआत से आप देखेंगे। अब इसको ऐसे समझना है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, जिसकी हाइट मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, काल्पनिक स्थिति है। इमेजिन करिए आप लोग कि एक व्यक्ति है जिसकी हाइट जो है मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है। तो क्या ये 25 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति 3 सेंटीमीटर वाले जो एक मान लीजिए दीवार लगी हुई है, वो उसको पार कर पाएगा क्या? नहीं, पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। ये 25 सेंटीमीटर वाला क्या 10 सेंटीमीटर वाला जो दरवाजा है उसको पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या ये 25 सेंटीमीटर वाला 21 सेंटीमीटर वाले दरवाजे को पार कर पाएगा? नहीं भाई, नहीं कर पाएगा। क्या ये 25 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति 37 सेंटीमीटर वाला दरवाजा होगा उसको पार कर पाएगा? हाँ, डेफिनेटली कर पाएगा, क्योंकि दरवाजा तो ऊंचा है, इसकी हाइट तो 25 सेंटीमीटर है। इसको दूसरे तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये 25 जो है, ये आप लोग बताइए कि संचयी आवृत्ति के किस मान में फिट होगा। ना वो 3 में आएगा, ना वो 10 में आएगा, ना वो 21 में आएगा, लेकिन 37 में ये 25 जो है वो समाहित है। तो तुरंत हम लोगों को 37 मिल गया। इस 37 के सामने देखना है। इस 37 के जैसे ही हम लोगों ने सामने देखा, अब हम लोगों को एक काम करना है कि एक बक्सा बना देना है। तो हमने यहां पर एक बक्सा जो है वो बना दिया है। एक बक्सा हम लोगों ने बना दिया है, और जैसे ही ये बक्सा बन गया, बस 90% लड़ाई हम लोगों की खत्म हो गई। अब तुरंत फॉर्मूले की तरफ जाना है। मीडियन इज इक्वल टू L + I/F n/2 - c, ये हम लोगों का फॉर्मूला था। तो जैसे ही हम लोगों ने बॉक्स बनाया, इसमें हम लोगों को लोअर लिमिट पता चल गई, क्या है? 80। तो हमने तुरंत यहां पर 80 लिख दिया, प्लस I का मतलब होता है वर्ग अंतराल। 50 और 60 के बीच का वर्ग अंतराल कितना है? 10। 60 से 70 के बीच का वर्ग अंतराल कितना है? 10। 70 से 80 के बीच का वर्ग अंतराल कितना है? 10। मतलब I का मतलब होता है इंटरवल, तो I मतलब होता है 10/f। f हम लोगों को पता है, हमने निकाला था। f मतलब फ्रीक्वेंसी। इसके सामने हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकल गई, कितनी है? 16। तो जो माध्य का वर्ग निकला, उसके जस्ट सामने जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली, उसको हम लोगों को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो यहां पर था 10, ठीक है, यहां पर था 10/16 हम लोगों ने कर दिया है। फिर n/2। n/2 मतलब क्या था? आंसर इसका क्या था? 25। n/2 की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? 25। लेकिन बस ये खेल है, ये याद रखने वाली चीज है, ये है c। c क्या होता है? c होता है इसके जस्ट, ये जो वर्ग हम लोगों ने निकाला ना, इसके पहले की संचयी आवृत्ति, इसे हम c बोलते हैं। ये जो वर्ग था, इसके जस्ट पहले की संचयी आवृत्ति, इसे हम c बोलते हैं। तो यहां पर 25 माइनस क्या कर देंगे हम? 21, क्योंकि इसके पहले की जो संचयी आवृत्ति थी वो क्या थी? 21 थी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है अब प्रश्न को हल कर देंगे। 10/16, है ना। 25 में से 21 गया, कितना आया? 4। 4 एकम 4, 4 चुको 16। तो 80 प्लस, अब क्या हो गया? 80 प्लस 10/4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, है ना। 2 एकम 2, 2 को जब हम 5 से काटते हैं तो आता है 2.5। मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा 82.5। आंसर क्या हो जाएगा? 82.5। क्या यही आंसर है? तो हम लोग एक बार जोड़ लेते हैं, जो है फिट करके फॉर्मूले में हम लोग देख लेते हैं। तो हाँ, आंसर हम लोगों का 82.5 है, मतलब हम लोगों ने सही किया है। तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने पुट करी है यहाँ पर फॉर्मूले में, ये वैल्यू पुट करने पर पुट द वैल्यू गेट दी आंसर, तुरंत आप लोगों को आंसर मिल गया 82.5। मतलब इस तरीके से जब आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हों तो आप लोगों को माध्यिका की गणना करनी है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया मैंने जो बताया है, तो तुरंत वीडियो को लाइक करना है। चलिए तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने माध्यिका की गणना करना सीख लिया है।
प्रत्यक्ष विधि से भी, मतलब वर्गीकृत आंकड़ों में भी और अवर्गीकृत आंकड़ों में भी। हमने वर्गीकृत आंकड़ों में भी ये वाला फॉर्मूला देख लिया और अवर्गीकृत आंकड़ों में n+1/2 ये वाला फॉर्मूला देख लिया। मतलब माध्यिका भी हम लोग सीख चुके हैं, हम माध्य सीख चुके हैं, हम माध्यिका सीख चुके हैं। अब हमको क्या सीखना है? हमको सीखना है मोड यानी बहुलक। भाई हमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्य पढ़ना था, माध्यिका पढ़ना था और क्या पढ़ना था? बहुलक पढ़ना था। तो माध्य माध्यिका खत्म हो गया है, बारी है बहुलक पढ़ने की। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड, माध्यिका को बोलते हैं मीडियन, माध्य को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बार, है ना। मीन मीडियन, माध्य को बोला जाता है मीन, माध्यिका को बोला जाता है मीडियन और बहुलक को बोला जाता है मोड। तो मीन मीडियन, अब हम लोग को पढ़ना है मोड यानी बहुलक। बहुत ही आसान है। चैप्टर में बहुलक के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें नहीं दी गई हैं। याद रखिए हम भूगोल पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं आप भूल तो नहीं रहे कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना प्रैक्टिकल, तो बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है सर मैथ्स से पीछा छोड़कर ही तो हम लोगों ने आर्ट्स लिया था, ह्यूमैनिटीज़ लिया था और अब जो है फिर से हमें मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं था। तो भाई इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत एकदम हाई लेवल का मैथ्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। दरअसल मानचित्र में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बस आपको थोड़ी बहुत गणना सिखाई जा रही है। बहुत ज़्यादा टफ मैथ्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत आसान चीज़ अब हम लोगों को पढ़ना है, वो है बहुलक यानी मोड। बहुत आसान है, इसके बारे में तो चैप्टर में आपको दिया ही नहीं है। चलो क्या होता है? तो किसी श्रेणी में जिस मान की, पहले परिभाषा देख लेते हैं, किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है वह मान बहुलक कहलाता है। इसे संकेतक Z और MO से दर्शाते हैं। क्या बोला मैंने? कि किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है। चलो भाई समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी है 2, 3, 6, 6, 9, 8, 12, 6, 17, 20, 24, 6, 12। मान लीजिए ये कोई श्रेणी आप लोगों को दी गई है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो तुरंत श्रेणी पर नजर दौड़ाओ और देखो 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 कि किस पद की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है। तो तुरंत आप नजर दौड़ाएंगे तो आप लोगों को एक डिजिट ऐसी दिखेगी जो बार 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 आ रही है। वो डिजिट कौन सी है? 6, 6, 6। 3 बार आप लोगों को 6 देखने को मिल रहा है और कोई डिजिट 3 बार नहीं देखने को मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा 2 जो है हम लोगों को देखने को मिल रही है, जैसे कि 12 और 12 जो है वो 2 बार आया है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 6, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति ज्यादा बार हुई है। तो यही बात तो हमें पूछी गई थी कि किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है वह मान बहुलक कहलाता है और इसे हम Z या MO से दर्शाते हैं। कैपिटल हम लोगों को M लिखना है और नीचे हम बिंदी लगा देंगे। तो इस तरीके से मोड जो है दर्शाया जाता है और इसे अंग्रेजी में जो कैपिटल लेटर है Z के द्वारा दर्शाया जाता है। तो माध्य माध्यिका की तुलना में बहुलक का उपयोग कम प्रचलित है। किसी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। अब भी हम लोगों ने देखा कि मान लीजिए 6 हम लोगों ने देखा था कि 6 की जगह मान लीजिए 12 भी 3 बार आ रहा होता तो इसका जो आंसर है वो 6 भी हो जाता और 12 भी हो जाता, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति भी 3 बार होती, 12 की पुनरावृत्ति भी 3 बार हुई है, मतलब दोनों की पुनरावृत्ति 3-3 बार हुई है। इसलिए दोनों का जो आंसर हो जाता वो सेम हो जाता, मतलब कुल मिलाकर 6 भी आंसर हो जाता और 12 भी आंसर हो जाता। तो आप मुझे बताइए आप लोगों को बहुलक समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुलक समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना। तो दिए हुए आंकड़ों के समूह से बहुलक की गणना करने के लिए सबसे पहले मापों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। इससे सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाले मान की पहचान करने में आसानी हो जाती है। तो कुल मिलाकर वर्गीकृत आंकड़े हो चाहे अवर्गीकृत आंकड़े हो, अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे ना, आरोही अवरोही क्रम में लगा देंगे, तो इससे आंकड़े पहचानने में जो है ना आप लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। यही उदाहरण जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, सबसे पहले आप लोग क्या करें कि इसे असेंडिंग डिसेंडिंग या आरोही अवरोही क्रम में जमा लें। मतलब 2, 3, 6 जब आप ऐसे जमाएंगे ना तो आप लोगों को जो डेटा बार बार आ रहा है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो जो आंकड़े हैं उनको बढ़ते और घटते क्रम में लगाने पर जो आंसर है उसे निकालने में बहुत सहूलियत हो जाती है। कोर बात बस ये है कि भाई आंकड़ों की पुनरावृत्ति अगर हो रही है मतलब कि वो क्या है, वो बहुलक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए यहाँ पर प्रश्न जो है दे दिया गया है, इसको समझ लेते हैं हम लोग।
कि निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के भूगोल की परीक्षा में प्राप्तांकों के लिए बहुलक की गणना जो है वो करिए। तो ये आप लोगों को डेटा जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में जमा लो। आरोही अवरोही क्रम में जमाओगे तो सबसे छोटा डेटा कौन सा है, सबसे छोटा डेटा है 10। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, 10 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 22, है ना। 10 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा। 22 के बाद क्या आएगा, 22 के बाद आएगा 37, 37 आएगा। 37 के बाद क्या आएगा, तो 37 के बाद आएगा 46, है ना। 37 के बाद क्या आएगा, 46। 46 के बाद कौन सा डेटा आएगा, 46 के बाद आएगा 55, 55 आएगा। 55 के बाद क्या आएगा, 55 के बाद आएगा 61। 55 के बाद क्या आएगा, 61। 61 के बाद एक और 61 दो बार है, देखो एक बार दो बार, दो बार 61 है, दो बार हम लोग क्या लेंगे, 61 लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 72, है ना। हम लोगों को 72 जो है वो दिख रहा है। 61 एक्चुअली 3 बार है, देख लो, तो 3 बार लिख देंगे। तो हम यहाँ पर 61 फिर से लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम 72 लिख देंगे। हम लोगों ने 72 लिख दिया है। क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सारे आंकड़ों को गिन भी लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लाइन नहीं खींचना है, मैं गिनने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको भी गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई एक डेटा तो कहीं का मिस है, मतलब 88 हम लोगों ने अभी नहीं लिखा है। चलिए यहाँ पर 88 भी लिख लिया। और इस तरीके से जब हमने इनको भी गिन लिया, इनको भी गिन लिया, तो क्रॉस चेक हो गया कि हम लोगों से कोई डेटा मिस नहीं हुआ है। मिस हम लोगों से कोई डेटा नहीं हुआ है। बस इस लाइन में अब पता है, ये देखना आसान हो जाएगा कि किसकी पुनरावृत्ति ज्यादा बार हुई है। तो जैसे ही आप इस रो को, इस श्रेणी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 61 है ना, इसकी पुनरावृत्ति 3 बार हुई है। कितनी बार, 3 बार हुई है। मतलब इस श्रेणी का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, इन्होंने भी यही किया है, इसे आरोही क्रम में जमा लिया है। और 61 की जो पुनरावृत्ति है, चूंकि 3 बार हुई है, इसलिए 61 जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। और इस श्रेणी में आप मुझे बताइए बहुलक कितने रहेंगे, 1। बहुलक कितने रहेंगे, 1, क्योंकि 61 की पुनरावृत्ति जो है वो 3 बार हुई है। किसी और की पुनरावृत्ति भी 3 बार हो रही होती तो बहुलक 2 हो जाते। मान लीजिए 37 की पुनरावृत्ति और 46 की पुनरावृत्ति, इनकी भी 3-3 बार हो रही होती तो 3 बहुलक हो जाते, 61, 37 और 46। लेकिन एक ही ऐसा अंक है जिसकी पुनरावृत्ति ज्यादा हुई है, मतलब कि इस श्रेणी का एक ही बहुलक रहेगा, वो क्या रहेगा, 61। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुलक निकालना समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही आसान है बहुलक, उम्मीद करता हूं आप लोगों को निकालना आ गया होगा। एक और प्रश्न जो है आप लोगों को यहां पर दिया गया है, इसको भी चलो देख लेते हैं। तो इस श्रेणी को जब हम जमाते हैं, बहुत ही आसान है, इस श्रेणी को जब हम जमाते हैं तो इस श्रेणी में आप लोगों को कोई अगर नंबर देखेंगे, ये देख लीजिए, ये आप लोगों को श्रेणी दी गई है। जैसे ही आप इस श्रेणी को देखते हैं तो आप इस श्रेणी को असेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम में जमाने की कोशिश करते हैं। आपने आरोही क्रम में जमाया, जैसे ही आप लोगों ने आरोही क्रम में जमाया तो आप लोगों ने देखा कि 11 की जो पुनरावृत्ति है वो 3 बार हो रही है और 82 की जो पुनरावृत्ति है वो क्या है, वो भी 3 बार हो रही है। इसलिए इस श्रेणी में कितने बहुलक हो जाएंगे, इस श्रेणी में 2 बहुलक हो जाएंगे। आंसर हालांकि 11 और 82 दोनों रहेगा, लेकिन इस श्रेणी में बहुलक कितने हो जाएंगे, 2। अगर आप लोगों से ये पूछें कि बहुलक की संख्या कितनी, तो आप बोलेंगे द्विबहुलक है। तीन होंगे तो तीन बहुलक हो जाएंगे। लेकिन अगर श्रेणी में बहुलक दिया ही ना हो, अगर श्रेणी में बहुलक दिया ही ना हो तो आप बोलेंगे कि ये श्रेणी बहुलक रहित है। श्रेणी में अगर बहुलक 2 बहुलक है 2 बहुलक, 3 बहुलक है 3 बहुलक नहीं हो तो वो श्रेणी बहुलक रहित श्रेणी कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं।
www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये आप लोगों को याद रखना है और यहाँ पर जो सारे कोर्सेज हैं ना आप लोगों को सिंक्रोनाइज वे में और अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक की गणना के बाद अब एक लास्ट टॉपिक जो है हम लोगों का बचता है और वो लास्ट टॉपिक है वो है माध्य माध्यिका और बहुलक की तुलना। तो इस आसान टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक की तुलना। तो हम लोगों ने माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तीनों को ही हम लोगों ने देख लिया है कि माध्य जैसे कि जो वर्गीकृत आंकड़ों की मदद से या वर्गीकृत आंकड़ों की मदद से प्रत्यक्ष विधि से अप्रत्यक्ष विधि से, माध्यिका को भी हम लोगों ने इसी प्रकार देख लिया है वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों की मदद से हम मीडियन यानी माध्यिका की गणना कैसे करते हैं। और बहुलक तो आप लोगों को चैप्टर में वैसे भी बहुत कम दिया था, बस परिभाषा याद रखिएगा कि अगर किसी एक पद की या आंकड़ों की अगर पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है या जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी उसी को हम बहुलक कहेंगे। तो इस तरीके से मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो चैप्टर में यही तीन चीजें और इनसे संबंधित जो थोड़ा बहुत मैथ्स है आप लोगों को पढ़ना था और यही आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बस एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को माध्य माध्यिका और बहुलक की तुलना का दिया गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी बहुत कम है, लेकिन चूंकि बुक में दिया गया है तो हम लोग पढ़ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार जो है वो रीडिंग लगा लीजिएगा। तो देख लीजिए क्या लिखा गया है कि सामान्य वितरण वक्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों माप, याद रखिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के ही माप होते हैं माध्य माध्यिका और बहुलक। तो सामान्य जो वक्र है कुल मिलाकर सामान्य वितरण वक्र, इसकी सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों की तुलना आसानी से की जा सकती है। सामान्य वक्र आवृत्तियों का ऐसा वितरण होता है जिसको प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र जो है वो घंटाकार वक्र कहलाता है। तो ये देख लीजिए तीनों को प्रदर्शित करने वाला एक वक्र है, घंटाकार वक्र जो है हम लोग इसको कहेंगे। बौद्धिकता, व्यक्तित्व, समंक तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि के समंक जैसी अनेक मानवीय विशेषताओं का सामान्य वितरण होता है। सामान्य वक्र की आकृति घंटाकार वक्र जैसी होती है क्योंकि यह एक सममित वक्र होता है। तो ये बस आकृति के बारे में बोला जा रहा है। दूसरे शब्दों में अधिकांश प्रेक्षण श्रेणी के मध्य मान पर अथवा आसपास एकत्रित होते हैं। तो चाहे हम माध्य की गणना करें, माध्यिका की गणना करें, बहुलक देखें, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आंसर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी अगर डिजिट दी हूं तो आंसर जो होगा हमेशा जो मिनिमम लिमिट होती है और जो मैक्सिमम लिमिट होती है उनके ही बीच में होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मिनिमम लिमिट होती है या मिनिमम जो आंकड़ा होता है और जो मैक्सिमम आंकड़ा होता है उसके ही बीच का कोई ना कोई आंसर होता है और बीच में ही ये माध्य माध्यिका बहुलक जो है वो आते हैं। जैसे जैसे दूरस्थ मानों की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे पर्यवेक्षित प्रेक्षणों की संख्या सममित रूप से घटती है। सामान्य वक्र में आंकड़ों की परिवर्तनशीलता कम अथवा अधिक हो सकती है। सामान्य वितरण की विशेषता होती है कि इसमें माध्य माध्यिका बहुलक का मान समान होता है। मतलब वितरण अगर समान होता है तब इन दोनों का जो आंसर होता है वो एक ही निकलता है क्योंकि सामान्य वितरण सममित होता है या फिर एक समान नजर आता है। अधिकतम आवृत्ति का मान वितरण के मध्य में होता है तथा इस बिंदु से आधी इकाइयां ऊपर एवं आधी नीचे होती हैं। तो जब भी आंसर होता है बीच का होता है, मैंने आप लोगों को बताया, तो इस बीच के आंसर के जो आसपास की इकाइयां होंगी या तो वो दाहिनी ओर या बाईं ओर होंगी। कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि आंकड़ा जब बीच का आंसर होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम यूनिट के बीच का ही होगा, इसलिए दोनों तरफ आधी आधी इकाइयां होंगी। अधिकतर इकाइयां वितरण के मध्य में या माध्य के निकट होती हैं। अति उच्च अथवा अति निम्न मूल्यों की बारंबारता अधिक नहीं होती, अतः वे विरले ही होते हैं। और बहुत कम हम लोगों ने इस तरीके की सीरीज देखी है कि जहां पर कोई मिनिमम डिजिट जो है वो दी गई है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी है, जिसमें मिनिमम कोई लिमिट हो और मैक्सिमम 10, मान लीजिए 2 से 10 तक है, तो मिनिमम जो 2 आंकड़ा है, मैक्सिमम जो 10 आंकड़ा है, उनकी पुनरावृत्ति बार बार हो या वो आंसर बने, ऐसा बहुत कम विरले ही देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को माध्य माध्यिका और बहुलक की ये तुलना समझ में आ रही होगी। यदि आंकड़े किसी प्रकार विषम अथवा विकृत हों तो माध्य माध्यिका एवं बहुलक संपाती नहीं होंगे तथा विषम आंकड़ों के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से माध्य माध्यिका और बहुलक समझ लिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ
वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।